तो फिल्म की कहानी अनेक अड्डे टाउन से शुरू होती है, जहां एक ऑटो में स्पीकर्स के थ्रू टाउन के लोगों को सावधान रहने की वार्निंग दी जा रही होती है। पुलिस सभी को एडवाइस करती है कि कुछ दिनों से टाउन में मिस्टीरियस किलिंग्स हो रही हैं, इसीलिए कोई भी अकेला घर से बाहर ना निकले और किसी भी स्ट्रेंजर से लिफ्ट लेना अवॉइड करें। इसी गांव में सीताराम की पोस्टिंग होती है और उसके सीनियर ऑफिसर्स उससे डिसअपॉइंटेड होते हैं, क्योंकि वो अभी तक कल्पिट को पकड़ नहीं पाया होता है। यहाँ एक सीरियल किलर के केस को लेकर बात चल रही होती है और अभी अभी उसी किलर ने एक पुलिस ऑफिसर को खत्म किया था और इसकी वजह से पूरे टाउन में डर का माहौल बना हुआ था। पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ जमा होती है और सब पुलिस से जल्द एक्शन लेने को कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर पुलिस खुद को सेफ नहीं रख सकती तो आम लोगों को कैसे बचाएगी। सीताराम भी लोगों की परेशानी समझ रहा होता है और इसी टेंशन में केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें सीताराम के बचपन की कहानी बताती है। उसकी एक बड़ी बहन हुआ करती थी जो सीताराम से बहुत प्यार करती थी और सीताराम भी अपनी बहन को बहुत चाहता था। एक दिन उसकी बहन किसी लड़के को लव लेटर लिख रही होती है, लेकिन इनके पिता वो लेटर पढ़ लेते हैं और गुस्से में उसे घर से निकाल देते हैं। अपनी बहन के चले जाने के बाद सीताराम बहुत दुखी होता है। कुछ समय बाद उसकी बहन वापस आती है, लेकिन अब उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली होती है और वो प्रेग्नेंट भी होती है। फिर भी उनके पिता उसे घर में आने से मना कर देते हैं और सीताराम से भी कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो उसके साथ चले जाओ और मैं तुम दोनों का अंतिम संस्कार ही कर दूंगा। ये बात सुनकर सीताराम अपनी बहन को घर में नहीं बुलाता और उसकी बहन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब कई सालों बाद सीताराम ने अपनी बहन को फिर से देखा होता है, क्योंकि उसकी बहन के पति का ट्रांसफर इसी गाँव में हुआ था और उनका जो पूरा परिवार है वो यहीं शिफ्ट हो चुका है। उसकी बहन की एक बेटी भी होती है जो कि अब 15-16 साल की हो चुकी है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड सीताराम की बहन आज भी उससे नाराज है और उससे बात तक नहीं करती। सीताराम अपनी बहन के पति से मिलने की कोशिश भी करता है जो बैंक में काम करता है, लेकिन उसका पति भी सीताराम को अवॉइड ही करता है। एनीवेज, तो इसके बाद हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो पुलिस स्टेशन में सफाई का काम करती है। सीताराम उसे हमेशा अपनी तबीयत का ध्यान रखने और मेडिसिन टाइम पर लेने को कहता है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो औरत बीमार थी और आज खत्म हो चुकी है। सीताराम उसके घर उसके बेटे से मिलने और कंडोलेंसेस देने जाता है। सीन फिर से शिफ्ट होती है जब एक दिन सीताराम पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां एक औरत और उसका बेटा मिसिंग पर्सन की कंप्लेंट लिखवाने आए होते हैं। वो बताते हैं कि उसके पति अपनी बेटी को म्यूजिक क्लास में लेकर गए थे, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आए हैं। सीताराम तुरंत उनका फोन ट्रेस करवाता है, लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ मिलता है। वो पूछता है कि क्या पहले भी कभी उनके पति इस तरह से बिना बताए गायब हुए हैं, लेकिन औरत इस बात से इनकार कर देती है। तभी पुलिस स्टेशन में एक अर्जेंट कॉल आता है। कॉल पर बातचीत करने के बाद सीताराम तुरंत एक लोकेशन पर पहुंचता है और वह देखता है कि जंगल के बीच किसी ने एक आदमी को बहुत बुरी तरह से खत्म किया होता है। विक्टिम की बॉडी पे चाकू के जो गहरे चोट होते हैं वैसा कुछ था और उसके हाथ पैर लोहे की फेंसिंग वायर से बंधे होते हैं। बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और तब पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसकी मिसिंग कंप्लेंट कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन में लिखवाई गई थी। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर बताते हैं कि ये उनकी जिंदगी का सबसे ब्रूटल केस है। जिसने भी विक्टिम को खत्म किया है उसने जानबूझकर उसे इस तरीके से खत्म किया है। अगर किलर चाहता तो अपने विक्टिम को तुरंत भी खत्म कर सकता था, लेकिन उसने 50 से ज्यादा बार अटैक किया, एज इफ उसके अंदर किसी तरह का बहुत गहरा गुस्सा हो जो कि वो निकाल रहा हो। और इन अटैक्स की वजह से ही विक्टिम का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ, जिसके कारण वो खत्म हुआ। डॉक्टर एनालिसिस करके कहते हैं कि जिसने भी ये किया है वो मेंटली स्टेबल तो नहीं लगता, उसे शायद कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक घर के अंदर किसी और आदमी को बिल्कुल वैसे ही नाइफ से खत्म कर रहा होता है जैसे अभी जंगल में मिले विक्टिम के साथ हुआ था। खैर, कुछ दिनों बाद पुलिस को जंगल से एक और डेड बॉडी मिलती है और इस बार भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया था। सीताराम के सीनियर ऑफिसर्स उस पर प्रेशर डालते हैं कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए और इसके लिए एक्स्ट्रा ऑफिसर्स भी असाइन किए जाते हैं। सीताराम अपनी पुलिस टीम को समझाता है कि एक साइकोपैथ अपनी किलिंग अर्ज को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता। एक ही वीक पे 2 विक्टिम्स मिल चुके हैं, मतलब अगला अटैक 1 या 2 दिन में हो सकता है। इसीलिए अब टाउन में आने वाले हर नए आदमी पर नजर रखनी होगी। कोई भी सस्पिशियस हरकत करते दिखे तो उसे तुरंत चेक किया जाए। सीताराम एक और इम्पोर्टेंट बात बताता है, एंड दैट इज कि साइकोपैथ्स अक्सर अपने काम के बाद बॉडी के पास कोई ना कोई सिग्नेचर छोड़ते हैं, लेकिन अभी तक इस किलर ने किसी भी कत्ल में ऐसा कोई सिग्नेचर नहीं छोड़ा है। मतलब ये किलर सिर्फ डेंजरस ही नहीं है बल्कि बहुत ही चालाक भी है, और यही बात इस केस को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। एनीवेज, अब जो किलर है जिसे हमने कुछ ही देर पहले अपनी नाइफ से किसी दूसरे इंसान पे हमला करते हुए देखा था, उसे अब हम मार्केट में बिल्कुल नॉर्मली घूमते हुए देखते हैं।
ये आदमी खुद सीताराम के पास एक ढाबे पर मिलने आता है और अपना नाम सेबेस्टियन बताता है। वो सीताराम के पास एक कंप्लेंट लेकर आया होता है कि एक लड़का उसकी बेटी को बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से वो और उसकी बेटी दोनों बहुत परेशान है। सीताराम उसे कहता है कि पुलिस स्टेशन आकर FIR लिखवा दो, लेकिन सेबेस्टियन बताता है कि उसकी बेटी की उम्र अब शादी की हो चुकी है और अगर ये बात बाहर आ गई तो शायद कोई भी उसे शादी करने के लिए हाँ ही न करे। इसीलिए वो यहाँ डायरेक्टली सीताराम से मिलने आया है। वो ये भी बताता है कि उसका घर पास के टाउन रिपोनपेटे में है और उसने वहाँ भी कंप्लेंट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान दिया ही नहीं। सेबेस्टियन अपनी बेटी के फ्यूचर की चिंता में इतना दुखी होता है कि रोते हुए अजीब अजीब बातें करने लगता है। मतलब ऐसी बातें जिसे समझना मुश्किल था कि क्या सच है और क्या झूठ। उसकी बातें सुनकर सीताराम उसे कहता है कि उस लड़के की फोटो और डिटेल्स पुलिस स्टेशन में लाकर दे और सीताराम उसकी जरूर मदद करेगा। तभी सीताराम को एक कांस्टेबल बताता है कि लास्ट विक्टिम जिस बार में अक्सर जाया करता था, वहां जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन इन्हें लेनी चाहिए। सीताराम उस बार में पहुंचकर ओनर से पूछता है कि क्या विक्टिम किसी बात से परेशान था या किसी से उसकी कोई दुश्मनी थी। बार ओनर बताता है कि वो उसे सालों से जानता है और विक्टिम की बेटी उसकी वाइफ से म्यूजिक सीखने आती है। लास्ट टाइम जब विक्टिम अपनी बेटी को क्लास में ड्रॉप करने आया था तब उसने उससे 50,000 रुपए मांगे थे। जब उसने पूछा कि इतने पैसे क्यों चाहिए, तो विक्टिम ने बताया कि कुछ टिपर ड्राइवर्स उसे परेशान कर रहे हैं और इसी वजह से उसे पैसों की जरूरत है। सीताराम तुरंत CCTV फुटेज चेक करने और उन टिपर ड्राइवर्स का पता लगाने को कहता है। वहीं व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि इस बार में एक आदमी शराब खरीदता है और उसे लेकर जंगल में जाकर पीने लगता है। तभी उसे झाड़ियों में से कुछ आवाजें सुनाई देती है और अचानक कोई उसे अंदर खींच लेता है और उसे खत्म भी कर देता है। एनीवेज अगले दिन सीताराम पुलिस स्टेशन में उन टिपर ड्राइवर से इंटेरोगेशन कर रहा होता है। तभी सेबेस्टियन वहां उस लड़के की फोटो और डिटेल सबमिट करने आता है। इसी दौरान सीताराम को पता चलता है कि सीरियल किलर ने एक और विक्टिम को बिल्कुल सेम पैटर्न में खत्म कर दिया है। वो अपनी टीम के साथ तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचता है और वहां जाकर कंफर्म होता है कि ये भी उसी सीरियल किलर का काम है। पुलिस स्टेशन लौटकर सीताराम सभी केसेस के बीच कोई कॉमन लिंक ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसका ध्यान अपनी कबर्ड पे जाता है जिसका डोर खुला होता है। जब वो चेक करता है तो उसे अपनी सर्विस गन मिसिंग मिलती है। वो तुरंत सभी इंस्पेक्टर से पूछता है, लेकिन किसी ने कबर्ड को हाथ तक नहीं लगाया था। तब सीताराम को याद आता है कि जब वो पुलिस स्टेशन से गया था तब टिप्पर ड्राइवर्स और सेबेस्टियन ही ऑफिस में अकेले थे, तो उनमें से ही किसी ने गन को उठाया होगा। दूसरी तरफ हमें सेबेस्टियन अपने घर में दिखाया जाता है और उसके पास सच में सीताराम की गन होती है। वहीं सीताराम की बात की जाए तो वो तो टिप्पर ड्राइवर्स पर शक करने लग गया था और उनसे गन चोरी का सच निकलवाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वो एक कांस्टेबल को बोलता है कि सेबेस्टियन ने जिस लड़के की कंप्लेंट की है वो उसे जाकर वार्निंग दे दे। लेकिन कांस्टेबल लौटकर सीताराम को बताता है कि उस लड़के की मिसिंग रिपोर्ट 3 महीने पहले ही लिखवाई जा चुकी है। ये सुनकर सीताराम तुरंत उस लड़के के फैमिली मेंबर्स को पुलिस स्टेशन बुलाता है। लड़के की माँ आती है और सीताराम के पूछने में बताती है कि उसका बेटा 3 महीने से गायब है। जब सीताराम बताता है कि उसके लड़के के खिलाफ सेबेस्टियन की बेटी को परेशान करने की कंप्लेंट आई है, तब वो माँ एक शॉकिंग बात रिवील करती है। वो बताती है कि सेबेस्टियन की बेटी तो 3 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है और तब से सेबेस्टियन मेंटली अनस्टेबल हो गया है और गांव-गांव घूमकर अजीब रिमर्स फैलाता रहता है। इस बात को कंफर्म करने के लिए सीताराम पास वाले गांव के पुलिस स्टेशन में जाकर सेबेस्टियन की फाइल को मंगवाता है। वहां का इंस्पेक्टर भी बताता है कि जब से सेबेस्टियन ने अपनी बेटी को खोया है तब से वो पूरी तरह से बदल गया है। जब सीताराम उसकी बेटी के खत्म होने का रीजन पूछता है तो इंस्पेक्टर बताता है कि वो खुद से ऐसा की थी। इसके बाद सीताराम उस स्कूल में जाता है जहां सेबेस्टियन पढ़ाता था और उसके घर के आसपास की दुकानें भी चेक करता है। हर कोई एक ही बात कहता है कि सेबेस्टियन को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इतना कि वो स्कूल में बच्चों पर भी हाथ उठा देता था और इसी वजह से उसे जॉब से निकाल भी दिया गया था। गाँव के लोग बताते हैं कि सेबेस्टियन अपनी खत्म हुई बेटी की फोटो लेकर सबको दिखाता है और कहता है कि एक लड़का उसे परेशान कर रहा है। ये सब सुनकर सीताराम एक इंस्पेक्टर को सेबेस्टियन पर नजर रखने के लिए लगा देता है। वो इंस्पेक्टर भी कुछ वक्त उसकी हरकतें देखकर उसे मेंटली अनस्टेबल ही मानता है। अब हम सेबेस्टियन को उसके घर में अकेला बैठा देखते हैं, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सी आवाजें चल रही होती है। उसे लगता है जैसे कोई लोग उस पर चिल्ला रहे हैं। तभी उसे अपनी बेटी के रूम से उसकी और एक लड़के की आवाज सुनाई देती है। सेबेस्टियन गुस्से में रूम की तरफ भागता है और अपनी बेटी को उस लड़के के साथ देखकर कंट्रोल खो देता है। वो उस लड़के पर हमला कर देता है और इसी धक्का मुक्की में उसकी बेटी भी दीवार से टकरा के चोट खा लेती है। गुस्से में सेबेस्टियन उस लड़के पे हमला करके उसे खत्म ही कर देता है, लेकिन अगले ही पल रियल टाइम में पता चलता है कि ये सारी बातें उसके दिमाग की एक इल्यूजन थी। और हाँ, जिस जगह लड़के को वो इमेजिन कर रहा था वहाँ बस एक तकिया था। अब सेबेस्टियन को यहाँ अपनी बेटी की भी इमेजिनेशन आती है, जो कि सीताराम की गन के बारे में उससे पूछ रही होती है। और इसी पॉइंट पे सेबेस्टियन के घर एक्चुअली में सीताराम पहुँच जाता है।
सीताराम के आने से सबस्टियन अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है। सीताराम उसे पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है, तो सबस्टियन एक खाली जगह की तरफ इशारा करके बताता है कि वो वहीं खड़ी है। सीताराम इस बात पे बस ओके कहता है और बताता है कि आज वो उस लड़के को रंगे हाथ पकड़ने आया है जो उसकी बेटी को परेशान कर रहा था। ये सुनकर सबस्टियन सीताराम के लिए पानी लेने के लिए अंदर जाता है और इसी दौरान सीताराम घर में छानबीन करना शुरू करता है। घर में उसे खून का भरा हुआ एक नाइफ मिलता है और एक रूम में बिखरा हुआ पिलो दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे कुछ तो गड़बड़ का एहसास होता है। थोड़ा और ध्यान से ढूंढते हुए सीताराम एक बंद रूम तक पहुंचता है और जैसे ही वो उस रूम को खोलता है, अंदर से बहुत तेज गंदी सी स्मेल आती है। रूम के बीच में रखे एक बड़े ड्रम को जब सीताराम चेक करता है तो उसके अंदर उसी लड़के की बॉडी होती है, जिसकी कंप्लेंट सबस्टियन ने खुद पुलिस को की थी। यह देखकर सीताराम सब कुछ समझ जाता है, लेकिन तभी सबस्टियन पीछे से सीताराम की पीठ पर उसी की गन से फायर कर देता है जो उसने पुलिस स्टेशन से चुराई थी। गोली लगने के बाद भी सीताराम हिम्मत नहीं हारता और तुरंत सबस्टियन से फाइट करने लगता है, लेकिन चोट की वजह से वो कमजोर पड़ रहा था और सबस्टियन उस पर भारी पड़ने लगता है। सिचुएशन और डेंजरस होने ही वाली होती है कि तभी सीताराम की पुलिस टीम वहां पहुंच जाती है। सब मिलकर सबस्टियन को कंट्रोल में करते हैं और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहीं सीताराम को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर सीताराम को बताते हैं कि उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, गोली डेंजरस जगह पर नहीं लगी थी, लेकिन कुछ समय तक उसे दर्द और वीकनेस महसूस होगी। इसी बीच सीताराम को उसके सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि आखिरकार उसने सीरियल किलर को पकड़ ही लिया। सबको लगता है कि अब केस खत्म हो चुका है और टाउन फाइनली सेफ है, लेकिन दोस्तों असली शौक तो अभी बाकी है। खैर, तो आगे हमें वसंता नाम का एक कांस्टेबल बहुत बुरी हालत में दिखाई देता है। उसके हाथ मेटल वायर से बंधे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले विक्टिम्स के साथ किया गया था, और एक अननोन आदमी उस पे चाकू से हमला कर रहा था। इस दृश्य को देखकर एक ही बात समझ आती है कि जिसे सीताराम ने सीरियल किलर समझकर पकड़ा है वो असली किलर नहीं था। सबस्टियन के अलावा एक और खतरनाक किलर बाहर घूम रहा है और उसने अभी अभी एक पुलिस वाले को खत्म कर दिया है। मतलब जिस केस को सब खत्म समझ रहे थे उसकी शुरुआत तो अब हुई है। तो नेक्स्ट सीन में दो आदमियों को जंगल के एक पुराने घर में कांस्टेबल वसंता की बॉडी मिलती है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और जब बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तो डॉक्टर कंफर्म कर देते हैं कि ये काम भी तो उसी किलर का है। यहीं से सीताराम के सीनियर ऑफिसर्स उससे फिर से डिसअपॉइंटेड होते हैं और यही वो मोमेंट है दोस्तों जो कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। याद है ना, जब पूरा टाउन पुलिस पर सवाल उठा रहा था। खैर, तो अगले सीन में हम वसंता की वाइफ और उसकी बेटी को पुलिस स्टेशन आते हुए देखते हैं। वो वसंता की यूनिफॉर्म और उसका बाकी सामान लेने आई होती हैं। इसी दौरान वसंता की यूनिफॉर्म में से एक रिसीप्ट गिरती है। जब सीताराम इसके बारे में पूछता है तो वसंता की वाइफ बताती है कि ये उसकी बेटी की म्यूजिक क्लास की रिसिप्ट है। वो कहता है कि वसंता को म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए अब इस रिसीप्ट का कोई काम नहीं। लेकिन ये बात सुनकर सीताराम के दिमाग में एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन बनता है। मतलब अब तक जितने भी विक्टिम्स हुए हैं उन सब की बेटियां एक ही म्यूजिक क्लास में जाती थी। ये कनेक्शन मिलते ही सीताराम तुरंत उसी म्यूजिक क्लास में पहुंचता है और टीचर को सभी विक्टिम्स की बेटियों की फोटो दिखाकर कंफर्म करता है कि हाँ, ये सारी लड़कियां वाकई उसी क्लास की स्टूडेंट्स थीं। सीताराम वहां से सभी स्टूडेंट के नेम्स और उनके डिटेल्स वाली डायरी पुलिस स्टेशन लेके आता है। साथ ही वो किलर की साइकोलॉजी और उसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करता है। सीताराम गैस करता है कि शायद किलर की कोई खास बहन या बेटी म्यूजिक से जुड़ी हुई थी और उसके साथ उसके फादर ने कुछ बहुत बुरा किया होगा। इसीलिए अब तक सिर्फ उन्हीं आदमियों को टारगेट किया गया है जो किसी ना किसी लड़की के फादर हैं। ये पैटर्न देखकर सीताराम एक कांस्टेबल को बोलता है कि म्यूजिक क्लास पे स्पेशली नजर रखी जाए, क्योंकि अब ये जगह उसे पूरे केस का सेंटर ऑफ क्राइम लगने लगा था। इसके बाद सीताराम अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि जहाँ जहाँ विक्टिम्स की बॉडीज मिली थी वहाँ दोबारा जाकर हर जगह अच्छे से एविडेंस ढूंढा जाए। टीम पूरी कोशिश करती है लेकिन उन्हें कोई नया सबूत नहीं मिलता। इसके बाद सीताराम खुद विक्टिम्स के घर जाकर उनकी चेकिंग करना शुरू करता है, इस उम्मीद में कि शायद किसी घर में कोई सस्पिशियस चीज मिल जाए। इसी दौरान उसका ध्यान एक टॉय वीणा पे जाता है जो कि पता चलता है कि हर विक्टिम की बेटी को उनके घर के गेट के बाहर मिली थी। ये डिटेल केस को और भी मिस्टीरियस बना देती है। नाउ सीताराम तुरंत अपनी टीम को बाकी सभी सेम एज ग्रुप की लड़कियों के घर भेजता है जो कि उसी म्यूजिक क्लास में पढ़ती है और उनसे पूछने लगता है कि क्या उन्हें भी ऐसी कोई टॉय वीणा मिली है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि किसी और के घर ऐसी कोई चीज नहीं पहुंची होती है। तभी सीताराम को एक पुरानी बात याद आती है। जब वो सबस्टियन के केस के सिलसिले में पास वाले टाउन के पुलिस ऑफिस गया था, तब उसने पेपर्स के बीच इसी टॉय वीणा की एक फोटो देखी थी। वो तुरंत वापस उसी फाइल को चेक करता है और पता लगाता है कि कई साल पहले भी एक आदमी को बिल्कुल इसी तरह खत्म किया गया था, जैसे अब सीरियल किलर्स अपने विक्टिम्स को खत्म कर रहा है। नाइफ का पैटर्न भी सेम था
और उस पुराने केस में भी टॉय वीना एक इम्पोर्टेंट क्लू था। ये जानकर सीताराम और भी क्यूरियस हो जाता है। उसे पता चलता है कि उस केस को जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने हैंडल किया था वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। ऐसे में सीताराम तुरंत उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि शायद वही उस मिस्ट्री का वो हिस्सा जानते हैं जो अब तक सबकी नजरों से छुपा हुआ है। सीताराम रिटायर्ड ऑफिसर से मिलता है और वो बताते हैं कि ये केस उनकी पूरी लाइफ का सबसे ब्रूटल केस था। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, मतलब रिटायर्ड ऑफिसर अपनी कहानी बता रहे हैं और फ्लैशबैक में हमें एक लड़की काव्या दिखाई जाती है जो कि म्यूजिक सीखने जाया करती थी। उससे मिलने उसका दोस्त मंजू वहाँ आता था और हम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और घूमते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। लेकिन एक दिन जंगल में इन्हें साथ में गांव का एक बूढ़ा आदमी देख लेता है। मंजू उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी को कुछ न बताएं, वरना काव्या के पापा उसे जान से भी खत्म करवा देंगे। वो बूढ़ा आदमी भरोसा दिलाता है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन वहाँ से जाकर वो सीधा काव्या के पिता को सब कुछ बता देता है। काव्या के पिता गांव के एक बहुत अमीर और पावरफुल परिवार से होते हैं। वो अपने गुंडों को भेजकर मंजू के साथ बहुत मारपीट करवाते हैं। इनफैक्ट उसे एक झूठे केस में जेल भी भिजवा देते हैं। किस तरह का केस? वो लड़कियों के साथ जो गलत होता है वो वाला। साल भर जेल में रहने के बाद जब मंजू वापस अपने घर आता है तो उसकी माँ भी उसे अपनाने से मना कर देती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। मंजू पूरी तरह टूट चुका होता है और गलत कदम उठाने की भी सोचता है, लेकिन उसका दोस्त उसे समझाता है कि काव्या के पिता भी एक एक्सीडेंट में खत्म हो चुके हैं और शायद उन्हें भी उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है। साथ ही वो बताता है कि काव्या की शादी भी भाई फैमिली के ही एक रिलेटिव के लड़के के साथ करवा दी गई है। ये सब सुनकर मंजू और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और अपनी बर्बादी का पूरा दोष उस बूढ़े आदमी को देने लगता है जिसने उसके और काव्या के मिलने की बात काव्या के पिता को बताई थी। इसके बाद मंजू उस बूढ़े आदमी को गाँव में जगह जगह फॉलो करने लगता है। ये वही आदमी होता है जो सबस्टियन का भी दोस्त था और एक रात हम दोनों को साथ में शराब पीते हुए देखते हैं। यही सबस्टियन भी अजीब बातें कर रहा होता है, जैसे उसे अपनी वाइफ को डिसिप्लिन में लाना होगा और एक पीसफुल फैमिली के लिए एक अच्छी वाइफ का होना कितना जरूरी है। तब वो बूढ़ा आदमी सबस्टियन को कहता है कि उसे अपनी वाइफ पर ट्रस्ट करना चाहिए। यहाँ हमें याद आता है कि स्टोरी में तो पहले ही बताया जा चुका है कि सबस्टियन की वाइफ खुद के साथ गलत की थी, लेकिन क्या वो बात सच है या फिर सेस्टियन ने उसे खत्म किया? मतलब ये कभी कंफर्म किया नहीं गया। एनीवेज, जब वो बूढ़ा आदमी वहाँ से अपने घर के लिए निकलता है तब मंजू पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे जंगल के एक पुराने घर में बंद कर देता है और फिर गांव वालों को बुलाकर कहता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। जब लोग मिलकर उस घर को चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ से एक टीनेज लड़की मिलती है जिसे मंजू ने पहले ही किडनैप करके वहाँ बंद कर दिया था। जब सबके सामने वो बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर आता है तो लोग उसे अपनी ही बेटी के साथ गलत काम करने का दोषी समझकर बहुत बुरी तरह पीटने लगते हैं। असल में मंजू ने उसी बूढ़े आदमी की बेटी को किडनैप किया होता है ताकि उसकी भी वही बदनामी हो और उस बूढ़े को भी कोई अपनाने को तैयार न हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे मंजू की जिंदगी बर्बाद हुई थी। लेकिन यहाँ कुछ अलग चीजें ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो लड़की जिसकी बदनामी इतनी हो गई थी वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और गलत कदम उठाती है। इस पॉइंट पे भी मंजू नहीं रुकता क्योंकि उसका बदला पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उस बूढ़े आदमी को अपनी बेटी के चले जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, वह चिल था। इसके बाद क्या हुआ? उस बूढ़े आदमी की बॉडी एक दिन उसके ही घर से मिलती है और उस बूढ़े आदमी को ठीक उसी तरह से खत्म किया गया था जैसे हम देख चुके हैं कि कैसे विक्टिम्स को मारा जा रहा है। सबूत और गांव वालों के बयानों से ये बात सामने आती है कि ये काम मंजू ने ही किया था। कुछ लोगों ने बताया कि जब वो पूजा के लिए गांव से जल्दी निकल रहे थे तब उन्होंने मंजू को उस बूढ़े आदमी के घर से हथियार लेकर भागते हुए देखा था। इसके बाद से मंजू कभी वापस दिखा ही नहीं। वहाँ यही बातें रिटायर्ड ऑफिसर सीताराम को बता रहे थे और ये सब सुनकर सीताराम तुरंत मंजू के घर उसकी माँ से मिलने जाता है। वहाँ उसे मंजू की छोटी बहन की शादी की वीडियो देखने को मिलती है और उसी रिकॉर्डिंग में मंजू भी बाकी गेस्ट्स के बीच में खाना खाता हुआ कैप्चर होता है। जैसे ही सीताराम मंजू का चेहरा देखता है उसे अचानक याद आता है कि उसने इसी आदमी को पोस्टमार्टम डॉक्टर के साथ क्लिनिक में काम करते हुए देखा था। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इतने सालों से मंजू पुलिस के बिल्कुल पास रहकर उनके सामने से ही छुपकर काम कर रहा था। यह समझते ही सीताराम तुरंत पुलिस को मंजू के घर भेजता है, लेकिन तब तक मंजू अपना सामान लेकर वहाँ से निकल चुका होता है। इसी बीच सीताराम को एक और बड़ा झटका मिलता है एंड दैट इज कि उसकी बड़ी बहन की बेटी को किसी ने वही टॉय वीना गिफ्ट की होती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब सीरियल किलर का अगला निशाना उसकी खुद की बहन का पति है। सीताराम तुरंत अपनी बहन से बात करने की कोशिश करता है और उसे वार्न करता है
लेकिन उसकी बहन आज भी उससे नाराज होती है और उसकी मदद लेने से साफ इनकार कर देती है। वो अपने पति को कॉल करके ऑफिस से जल्दी घर आने को कहती है। तो इस पॉइंट तक तो उसका पति ठीक होता है, लेकिन जब सीताराम भी उसे कॉल लगाता है तो उसका पति फोन पिक नहीं करता। यहीं से टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा था और सीरियल किलर शायद अपनी अगली चाल चल चुका है। सीताराम तुरंत अपनी बहन के पति के पीछे पुलिस सिक्योरिटी भेज देता है और खुद अपनी टीम के साथ मंजू की तलाश में निकल पड़ता है। वो गांव में जगह जगह घूमकर सभी शॉप के सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगता है ताकि मंजू का कोई भी रीसेंट मूवमेंट समझ आ सके। काफी फुटेज देखने के बाद सीताराम को एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है, दैट इज कि मंजू ने कभी अपना घर छोड़ा ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, वो अभी भी अपनी माँ के घर में ही छुपा हुआ है और उसकी माँ उसे पुलिस से बचाने की कोशिश कर रही है। ये पता चलते ही सीताराम बिना देर किए अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ मंजू को पकड़ने के लिए उसके घर पहुँचता है। वहाँ पुलिस और मंजू के बीच काफी देर तक जबरदस्त हाथापाई होती है और मंजू बचकर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गिरफ्तार होने के बाद मंजू पूरा सच बताता है। वो मानता है कि उसे उस बूढ़े आदमी से बदला लेना था, इसीलिए उसने उसकी बेटी को जंगल वाले पुराने घर में बंद किया था ताकि उस आदमी पर अपनी ही बेटी के साथ गलत व्यवहार करने का इल्जाम लगे और उसकी भी वही बदनामी हो जो कभी मंजू ने झेली थी। लेकिन जब उस बूढ़े आदमी की बेटी की भी बहुत बदनामी हो जाती है और वो गलत कदम उठा लेती है, तब मंजू नोटिस करता है कि उस बूढ़े आदमी को अपनी गलती का कोई पछतावा हुआ ही नहीं था। यही देखकर मंजू का गुस्सा और बढ़ गया। वो एक दिन गुस्से में हथियार लेकर उस आदमी के घर पहुंच गया ताकि वो खुद उसे सजा दे सके। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर गया, उसने देखा कि किसी ने उस बूढ़े आदमी को पहले ही खत्म कर दिया था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उस पर बहुत ही ब्रूटल ठीक उसी तरह खत्म किया गया था जैसे कई विक्टिम्स को खत्म किया गया है। यह सब देखकर मंजू खुद डर गया और तुरंत वहां से भाग निकला। जब वो भाग रहा था तब कुछ गांव वालों ने उसे हथियार के साथ वहां से निकलते हुए देख लिया और इसी वजह से सबको लगा कि वही असली कातिल है। मंजू आगे बताता है कि उस घटना के बाद उसने वो गांव छोड़ दिया और एक छोटे क्लिनिक में काम करने लगा। वहाँ वो अपनी पहचान छुपा के रहता था, मतलब एक नई जिंदगी शुरू कर लिया था। लेकिन प्रेजेंट में जब उसने फिर से बिल्कुल उसी तरीके से खत्म किए गए लोगों की बॉडीज देखी तो वो खुद समझ नहीं पाया कि आखिर कौन है जो उस वक्त भी और आज भी लोगों को इतनी बुरी तरीके से खत्म कर रहा है। मंजू कहता है कि एक बात तो पक्की है, जो भी ये सब कर रहा है उसके अंदर भी वैसे ही दर्द और गुस्सा भरा है जैसे कभी मंजू के अंदर था। किसी ने उसे शायद पास्ट में परेशान किया होगा, तभी वो हर विक्टिम को इस खतरनाक तरीके से समाप्त करता है। ये बात सुनकर सीताराम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अब तक जिसे वो किलर समझ रहा था वो खुद किसी और अननोन इंसान के बारे में बात कर रहा है। और इसका मतलब है कि असली किलर अब भी आजाद है और शायद अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ चुका है। वैसे सीताराम मंजू की पूरी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे पुलिस स्टेशन की जेल में ही बंद करके रखता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक और शॉकिंग इंसिडेंट होती है। मंजू जेल के अंदर ही गलत कदम उठाता है। ये देखकर सीताराम बहुत शॉक में आ जाता है, क्योंकि अब तक उसने 2 अलग कल्पिट्स को पकड़ा है, लेकिन दोनों ही असली किलर नहीं निकले। इसी बीच पुलिस स्टेशन में सीताराम की सिस्टर अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आती है। अब सीताराम का स्ट्रेस और भी बढ़ चुका होता है, क्योंकि अब बात उसके खुद के ब्रदर इन लॉ की थी। इतने सारे फेल्ड लीड्स के बाद वो और भी ज्यादा प्रेशर में आ चुका था। तभी उसे रिटायर्ड इंस्पेक्टर की एक पुरानी बात याद आती है, एंड दैट वाज कि उस बूढ़े आदमी की बेटी के साथ एक छोटा बेटा भी था, जिसे बाद में एक अकेली औरत ने अपने बेटे की तरह पाल लिया था। ये बात याद आते ही सीताराम तुरंत उस लड़के को ढूंढने निकल पड़ता है और साथ ही अपने ब्रदर इन लॉ का फोन नंबर ट्रेस करवाता है। तभी अचानक उसके फोन पर उसके ब्रदर इन लॉ का कॉल आता है। वो मदद के लिए पुकार रहा होता है, लेकिन कॉल तुरंत कट हो जाता है। सीताराम तुरंत नंबर ट्रेस करता है और बिना वक्त गवाए उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में जाते हुए एक इम्पोर्टेंट चीज उसके दिमाग में क्लियर होने लगती है। देखो, जब उसके ब्रदर इन लॉ का कॉल आया था तब बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बज रहा था। ये वही म्यूजिक था जो सीताराम ने पहले भी सुना था। धीरे धीरे उसे याद आता है कि ये म्यूजिक उसने उस बूढ़ी औरत के घर में सुना था जो पुलिस स्टेशन में सफाई का काम करती थी, और उसके गुजर जाने के बाद जब सीताराम उसके बेटे के पास कंडोलेंसेस देने गया था तब भी वही म्यूजिक बज रहा था। यहीं से एक बहुत बड़ा राज खुलने लगता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस बूढ़े आदमी की बेटी और उसका छोटा बेटा शिवा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शिवा के लिए उसकी बड़ी बहन उसकी माँ जैसी थी। जब गांव में उसकी बदनामी हुई और वो उसे बर्दाश्त न कर पाई, तब शिवा भी ये सब देख रहा था और वो ये चीज सह नहीं पाया। अपनी बहन की दर्द और उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसने अपने ही पिता को बहुत बेरहमी से खत्म किया। जी हाँ दोस्तों, शिवा ही अपने पिता यानी उस बुढ़े आदमी को खत्म किया था। लेकिन गांव वाले तो मान रहे थे कि ये काम मंजू का है।
अब शिवा को अकेला देखकर एक औरत ने उसे अपनी बेटी की तरह पाल लिया। सालों तक उस औरत का प्यार पाकर शिवा ने अपनी बहन की यादों को भुला दिया, साथ ही अपने बदले की भावना को भी दबा दिया। वो अपनी नई माँ के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगा, उसका पूरा ध्यान रखता, उसके साथ काम करता और सच में उन्हें माँ का दर्जा देता था। लेकिन जब उसकी माँ की भी देहांत हो गई, तब शिवा फिर से अकेला पड़ गया। अपनी तन्हाई में वो अपनी बहन का पुराना रेडियो सुनने लगा, वही रेडियो जिसे उसकी बहन बहुत पसंद करती थी। एक दिन काम करते वक्त उसने वही म्यूजिक एक म्यूजिक क्लास के बाहर से सुना। वहाँ एक आदमी अपनी बेटी को म्यूजिक क्लास जाने के लिए डांट रहा था और ये देखते ही शिवा के बचपन की सारी ट्रॉमेटिक मेमोरीज ट्रिगर हो गई। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता उसकी बहन को म्यूजिक सुनने और गाने पर डांटा करते थे। वो रेडियो तोड़ने की धमकी देते थे और उसकी खुशी को दबा देते थे। आज फिर से लड़की को म्यूजिक की वजह से अपने पिता से डांट खाते देख शिवा का गुस्सा फिर से जिंदा हो गया। तभी उसने फैसला किया कि वो उन सभी पिता को खत्म कर देगा जो अपनी बेटियों की खुशियों को समझ नहीं पाते। इसलिए वो उन्हीं आदमियों को टारगेट कर रहा था जिन्हें उसने अपनी बेटियों को म्यूजिक क्लास छोड़ने या म्यूजिक के लिए डांटते हुए सुना था। हर विक्टिम में उसे अपना पिता नजर आता था और हर हमले में वो अपनी बहन के लिए बदला ले रहा था। खैर, तो प्रेजेंट टाइम में सीताराम फोन ट्रेस करते हुए शिवा के घर तक पहुंच जाता है, जहां शिवा ने सीताराम के ब्रदर इन लॉ को बंद करके रखा होता है। जैसे ही सीताराम अंदर जाता है, वो तुरंत अपने ब्रदर इन लॉ को वॉइस से आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शिवा उस पे हमला कर देता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त और इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट में शिवा कहीं न कहीं सीताराम पे भारी पड़ रहा था। सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है जब सीताराम पास रखे शिवा के रेडियो से उस पर हमला कर देता है। इससे रेडियो टूट जाती है और अपनी बहन की यादों से जुड़ी उस चीज को टूटते देख शिवा का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठता है। वो तेजी से सीताराम पर हमला करने बढ़ता है, लेकिन आखिरी पल में सेल्फ डिफेंस के अंदर सीताराम खुद एक मेटल ट्यूब से शिवा को खत्म कर देता है। अपने आखिरी लम्हों में शिवा को सिर्फ अपनी बहन का ही ख्याल आता है। वो धीरे से वही टॉय विना निकालता है और अपनी सिस्टर को देता है, जैसे अपनी बहन की याद और अपने दर्द का आखिरी निशान उसके हवाले कर रहा हो। हाँ दोस्तों, यहीं पर कहानी कहीं न कहीं खत्म होती है और फिल्म के एंड में सीताराम की जो सिस्टर है वो भी उससे कहीं न कहीं बात करने लग गई है। सालों पुरानी दूरियां धीरे धीरे खत्म होने लगी थी और दोनों भाई बहन अपने बीच की कड़वाहट को मिटाकर एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। इसी इमोशनल नोट के साथ फिल्म अपने एंड तक पहुंचती है। तो दोस्तों, ये थी सेकंड केस ऑफ सीताराम फिल्म की कहानी।